दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नई नई एंट्री से, चुनाव के मैदान में उतरने से कुछ मसालेदार भी होता जा रहा है। अब नई एंट्री इसमें हुई है मायावती की, यानी कि बीएसपी पार्टी भी अब बिहार में खुलकर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता ही होगा कि पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तो बताया था कि बिहार के चुनाव में नए तरीके से अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, पूरे पूरे के पूरे सीट पे लड़ने वाले हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर अब पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे बिहार के चुनाव में। ओवैसी तो पहले से आजमाते आ रहे हैं, खासकर सीमांचल उनका फेवरेट जगह है। सीमांचल जहां पे 24 सीट है और मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे अपना किस्मत आजमाएंगे ही। उसके अलावा तेज प्रताप जो यादव हैं वो भी लड़ रहे हैं। अब कितने सीटों पे लड़ेंगे ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो महोबा से चुनाव लड़ते हुए बोला कि अगर तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वो राघोपुर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। यानी कि दोनों भाई ताल ठोक चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। तेज प्रताप अब पहल नहीं करेंगे, उनके हिसाब से अगर तेजस्वी पहल करेंगे तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर देखा जाए, चुनाव का विश्लेषण करें, तो जो अभी तक जितने भी लोग चुनाव मैदान में आ रहे थे वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो वोट बैंक में सेंध लगाते हैं या उनके वोट को काटते हैं। क्योंकि बीजेपी का, जब मैं मानता हूं कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, जिसको मैं 1% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वोट बैंक, हर पार्टी का भी अपना वोट बैंक होता है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है। इसलिए अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आरजेडी का उससे वोट बैंक कम है। लेकिन अगर, मतलब उनका अपना वोट बैंक उनका भी सॉलिड है, लेकिन अगर दोनों का गठबंधन का मिला देखें तो महागठबंधन से एनडीए का वोट बैंक ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा उनको सीट आता है। अब लेकिन आरजेडी का भी एक अपना वोट बैंक है, कैडर बैंक है, जो वो उनको छोड़कर किसी और को नहीं दे सकते, जैसे मुस्लिम यादव का समीकरण है। लेकिन एक और देखने वाली इसमें बात है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बीजेपी के खिलाफ जो जीतता है उसको वोट देते हैं। इसीलिए सीमांचल में ओवैसी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा और बीजेपी के साथ खुलकर टक्कर हुआ, जिसमें बीजेपी को भी अच्छा फायदा हुआ सीमांचल में। लेकिन बाद में मेरे ख्याल से 5 विधायक जीते थे और वो सारे आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन ओवैसी फिर एक बार वहां आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव में एक नया, जो बोल सकते हैं कि एंट्री हुई है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब कई मेरे फ्रेंड जो हैं सोशल मीडिया पे वो बोलते हैं, अरे यार आप तो एनडीए से पैसा लेते हो, उसके समर्थन में आप एनडीए क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, एनडीए का प्रवक्ता हो। देखो, जो लगता है वही मैं बोल सकता हूं। आप बता दो मेरे को कि अगर ओवैसी लड़ेंगे तो किसके वोट बैंक को नुकसान होगा, किसको क्षति होगी। अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो किसको क्षति होगी। अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव बिहार में सारे सीटों पर लड़ते हैं तो किसको क्षति होगी। अगर आप देखेंगे कि जो प्रशांत किशोर हैं, अगर वो चुनाव लड़ते किसको क्षति होगी चुनाव में। ऑब्वियसली आरजेडी या महागठबंधन को होगा। तो इसमें मैं कहां से गलत बोल रहा हूं? मैं तो वही चीज आकलन कर रहा हूं जो चीज आपको भी पता है कि बीजेपी का वोट बैंक काटने के लिए ना अरविंद केजरीवाल काट सकते हैं, ना तेज प्रताप यादव काट सकते हैं, ना ओवैसी काट सकते हैं, और ना प्रशांत किशोर काट सकते हैं। क्योंकि ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। ये वो काटेंगे जो उनके विपक्ष में वोट पड़ता है। जैसे कई लोग होंगे जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो सोचेंगे भाई आरजेडी को भी नहीं देना है, तो उनके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। कोई केजरीवाल के पास जाएगा, कोई प्रशांत किशोर के पास जाएगा, और सीमांचल में ओवैसी के पास जा सकते हैं। कई जहां पे यादव लोग होंगे, आप जो भी समर्थक है इनके जाके पूछ लो, जहां पे कांग्रेस लड़ेगी, और वहां पे अगर तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के या अपने बंदे को लड़ा रहे हैं, किसी यादव को, तो किसको वोट देगा? ऑब्वियसली तेज प्रताप यादव को वोट देगा। आप ये कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको समझने के लिए। कास्ट की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। तो जहां पे दूरी, जिस पार्टी का अपना जो आधार होता है वो कास्ट बेस होता है ना, वो उसके कास्ट ऐसे ही टूटते हैं। बीजेपी का जो आधार है, वोट बैंक है, वो कास्ट नहीं उस तरह, उन्होंने हिंदुत्व को बना रखा है। जो वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, अब कोई बोलेगा जो जनरल कोटे के लोग ज्यादा वोट देते हैं, वो लेकिन वो देते हैं, जनरल कोटे के लोग तो आरजेडी को भी देते हैं, वो तो कांग्रेस को भी देते हैं। लेकिन जो लोग
एक राष्ट्र प्रेम या हिंदूवादी लोग होंगे, हिंदुत्व को मानते होंगे, वो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं। तो वहीं पे आ जाता है सारा गेम। लेकिन अब जो मायावती ने एंट्री किया, अपने भतीजे जो है आकाश आनंद को और रामजी गौतम को, उन्होंने एक मीटिंग किया अभी, और उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे वो, और हर जगह जहां पे उनका कैडर नहीं है, उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनका संगठन नहीं है, उसको मजबूत किया जाएगा। अभी चुनाव में 1-2 महीना टाइम है। तो अगर कोई भी पार्टी चाहे, अगर पूरे दिल से कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है और पूरी तरह से बढ़िया से लड़ना है, तो कोई भी पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा चुनाव वो तैयारी भी कर सकती है और लड़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि मायावती का कैडर बिल्कुल नहीं है, और दलित लोग क्या एक झुकाव है मायावती की तरफ, बीएसपी की तरफ, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका कोई कैडर बेस नहीं बन सकता। तो वो जो वोट काटेंगी ना, मुझे लग रहा है कि काटने को तो वोट आरजेडी को, महागठबंधन के भी कटेगा, लेकिन ज्यादातर वोट जो है वो एनडीए का वोट कटेगा, क्योंकि जो दलित है वो एनडीए को ज्यादा वोट देता है बनिस्पत जो महागठबंधन को। तो यहीं पे आके पेच फंस जाता है बीजेपी के लिए पहली बार। अब इसके काट को बीजेपी को ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो अगर जो स्विंग वोट है जो कहीं भी जा सकता है, तो वो वोट जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर ऑप्शन मिलेगा तो बीएसपी के तरफ जाएंगे। तो अगर 2% भी वोट होगा तो आप सोचिए कि ज्यादातर उसमें से वोट जो है बीजेपी का कटेगा। तो यहाँ पर बीजेपी का मुश्किल मुझे लग रहा है, मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब कोई इसमें जो लोग भी बोलते हैं वो इस सवाल का ढूंढ सकते हैं कि मैं तो सबके लिए एनालिसिस वैसे ही करता हूं जिसका जो होता है। अब कोई बोलेगा कि मैं तो 2020 में बीजेपी के बारे में बोला था कि सुशील कुमार मोदी की वजह से 2020 का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा देता। अगर नरेंद्र मोदी अगर 2-3 फेज के बाद उसका चुनाव प्रचार नहीं करते तो शायद बीजेपी सरकार नहीं बना सकती थी एनडीए वहां पे, क्योंकि उस समय मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं। मतलब सुशील कुमार मोदी के खिलाफ एक लोगों में फीलिंग आ गई थी। जिस तरह से उनका बयान आया था, छोटा सा इलाका राजेंद्र नगर, वहां पे पानी भर गया। लेकिन मैसेजिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है, एक नैरेटिव बहुत बड़ा चीज होता है कि आपने छोटे से चीज को नैरेटिव जो उतर के आपने जो फ्लाईओवर पे बोला वहां पे, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक डिप्टी सीएम ऐसा कैसे बोल सकता है, जब उसके उसके मतलब उसकी जनता वहां पे पानी में डूब रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बयान कैसे दे सकता है, वो भी मीडिया वाइड था, तो उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। तो लेकिन आज के टाइम में वो चीज नहीं है। और मैंने जो बताया इसके पहले वाले वीडियो में बताया, वो जेवीसी का ओपिनियन बोलता, उसके बारे में बताया। वो कितना सही है कितना गलत होगा वो जेवीसी जाने। लेकिन मैं जरूर आपसे मिलूंगा जब ये चुनाव का रिजल्ट आएगा। जो लोग भी बोल रहे हैं, आप देखिएगा चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आप इसको जो भी जिस स्थिति में बोलो कि अरे भाई मैं किसका एजेंट हूं किसका नहीं हूं, आप आंख बंद करके आप सोच रहे हो। आप देखो कि बिहार के चुनाव में आप अखिलेश यादव को लेके आए, अखिलेश यादव अभी आए, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ उनका फोटोग्राफ्स भी आया, लालू यादव के साथ वो पैर छूते हुए उनका फोटोग्राफ्स भी आ गया। तो अखिलेश यादव के आने से मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, या नुकसान से ज्यादा महागठबंधन मजबूत हो सकता है, क्योंकि यादव एक जो वोट बैंक है वो और एक मुश्त गिर सकता है महागठबंधन की तरफ। लेकिन आप बताओ कि स्टालिन के आने से क्या फायदा होगा महागठबंधन को? आप बताओ कि चन्नी के आने से क्या फायदा होगा? रेवंता रेड्डी के आने से बिहार के चुनाव में क्या फायदा होने वाला है? फायदा से ज्यादा नुकसान होगा। जो लोगों ने कमेंट किया है, कोई बोला कि शौचालय साफ करते हैं, कोई बोलेगा कि डेंगू मलेरिया है, तो इस तरह के बाइट्स लोग जो एनडीए के लोग ध्यान दिलाएंगे बिहार के जनता को कि देखो ये ऐसे लोग तुम्हारे को याद दिलाने आ रहे हैं कि हम तुम्हारे बारे में कैसे सोचते हैं, कितना हम तुमको मतलब ऐसे गलत निगाह से देखते हैं। इस तरह का ये एनडीए और बीजेपी के लोग गांव-गांव में घूमकर शहर-शहर में बताएंगे कि देखो स्टालिन, रेवंता रेड्डी, चन्नी जो कि बिहारियों के बारे में ऐसे अपशब्द बोले हैं, वो लोग चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है, जो भी इस तरह के बयान है कमेंट कर रहे हैं, कि इनके आने से फायदा होने वाला है महागठबंधन को कि नुकसान होने वाला है। कौन तमिलनाडु का लोग बिहार में कितना रहता है कि उनके आने से, या तेलंगाना के
या पंजाब के लोग बहुत ऐसा लगते हैं, वो चन्नी को मानते हैं, उनके आने से एकदम एक तरफा वोट बनने वाला है। भाई जो भी सलाह दे रहा है वो तुम्हारे जैसे लोग जो इस तरह सोच रहे हैं ना, यही महागठबंधन को गर्त में लेके जा रहा है, क्योंकि आप उनको सही सलाह देने को तैयार ही नहीं हो। आप वो सोचो कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अगर माँ के लिए अपशब्द यूज करने से आप सोचो किस तरह का लोगों में जाएगा, वो भी ओबीसी क्लास से आते हैं, तो लोगों में मैसेजिंग क्या होगा कि भाई आप देखो ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं। वो नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे रैली में, आप देखते जाओ, अभी 1-2 महीने के बाद देखना रैली में पूरा बोलेंगे, तो लोगों के दिमाग में आएगा देखो यार ओबीसी के अगर प्रधानमंत्री बन गया तो कैसे उनके माँ के बारे में, जो माँ आज नहीं है, उनके बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सोचो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। राहुल गांधी को समझदारी होती तो पहले आके खंडन करते, बोलते ये गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले क्या बोला, नहीं हमारे पार्टी से कोई लिंक नहीं, लेकिन उस बात का खंडन करना जरूरी था कि बहुत गलत बोला। जब वहां के जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने बोला, उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया ये मेरे पार्टी का नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी का हो वो खंडन करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि आप, एक कहावत है सांप चली जाती है लकीर पीटते ना, वैसा है। तो ये ऐसे जो लोग हैं जो रील्स बनाते हैं और तरह तरह के ऐसे, जो ऐसा कोई पढ़े लिखे नहीं है, जो रील्स बना के वो पॉपुलर हो गए हैं, मिलियन में फॉलोअर हो गए हैं, तो लोग समझते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल बिग बॉस चल रहा है, तो जो भी रीलर्स हैं कोई नहीं जानता है उनको, लेकिन वो आके एकदम तरह तरह से कैसे भी वो बिग बॉस के अंदर ड्रामा करते हैं, स्क्रिप्टेड होता है लेकिन ड्रामा करके, और किस तरह से वो सोचते हैं कि बस अब इसी से जीत जाएंगे। तो रील्स की दुनिया अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, वहां पे चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।